गोयल जी नमस्कार। नमस्कार जी। अब बताइए गोयल जी, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पे मोहर लगा दी, बोले ये सही है, यानी उसकी तराजू पे, जो न्याय की तराजू नहीं होती है, उस पे वो जो है खरा उतर गया है। जी, भाई अब वो कानून के अंतर्गत है, सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगी, क्योंकि वो नियम ऐसे बना रखे हैं, बोले हमको संवैधानिक दर्जा है, हम ये कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसी लिस्ट बना सकते हैं। तो अब जब एसआईआर पहले भी होता था, लेकिन अब जो एसआईआर हुआ, नियम बदल के हुआ, नए नए नियम लगा के हुआ, अब उस पे सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगी, उसने भी मोहर लगा दी कल। अब आप बताइए, अब ये जनता तय नहीं करेगी, अब ये संस्थाएं तय करेंगी हाँ, कि वोट कौन पहले देगा। नहीं, देखिए, पहले जनता तय करती थी कौन सरकार चलाएगा। जी अब सरकार और विभाग मिलकर तय कर रहे हैं कौन वोट देगा। हाँ, ये स्थिति बन सरकार गई और है। सरकार और जो जिसे कहा जाता है लोकतंत्र के खम्भे तय करेंगे कौन वोट हाँ, देगा। जी जी। और पहले तो कहा जाता था कि जनता की चुनी हुई, जनता के लिए, हाँ, जनता की सरकार। जी जी। लेकिन अब ये रिजीम हो गया किसी के हाथ सरकार। में, किसी पार्टी को दे दी जाए, कहा यही जाता जी था। जी। लेकिन अब इन्होंने परमानेंट इलाज कर लिया है। जी जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाएं जैसे कि चुनाव आयोग हो गया, और कुछ हद तक इन्होंने कोर्ट्स वगैरह को भी हैंडल कर लिया। आप पिछले 8-10 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जितने भी संवैधानिक पोस्ट पे लोग बैठे हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रभाव साथ नजर आता है। चाहे वो राष्ट्रपति का पद हो, उपराष्ट्रपति का पद हो, लोकसभा का पद हो, राज्यसभा के चेयरमैन का पद हो, सब पे भारतीय जनता पार्टी के मोहरे बैठे हुए हैं। सीबीआई ने जिस तरीके से एसआईआर वाले मुद्दे पर चुनाव आयोग को बिल्कुल क्लीन चिट दे दी है। एक तरीके से ये कह दिया है कि चुनाव आयोग जो कुछ कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। इससे कांग्रेस के एक बड़े नेता है और बड़े वकील भी हैं, अशोक मनु सिंघवी, जो कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 7 पॉइंट बताए हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इन मामले पर, इन 7 पॉइंट पर, 7 मुद्दों पर कोई जवाब नहीं दिया है, और न चुनाव आयोग से इस बारे में कोई बात की है। उन्होंने सबसे बड़ा पॉइंट उठाया है समय। उन्होंने कहा कि जहां जहां भी एसआईआर हुआ है, वहां पर एक बहुत ही शॉर्ट टर्म में 3-4 महीने के अंदर ही सब कुछ एसआईआर कर लेने की जो हड़बड़ी दिखाई है, वो शक के दायरे में आती है। उन्होंने पश्चिम बंगाल का एक मामला बताया कि 6000 अपील जो चुनाव आयोग ने जिनको ये कर दिया था कि इनको निष्कासित कर दिया था लिस्ट से, उसमें से लगभग 4200 लोग मान लिए गए हैं कि वो वोटर हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये मान लीजिए कि 70% लोग जो वोट काटे गए, जिनको आपने प्रमाणित बाद में किया, निष्कासित उनको बाद में पहले कर दिया, यानी कि इतने लोग वोट नहीं दे पाए। 27 लाख लोग जो वोट दे गए, देने लायक थे, उनको वोट आपने नहीं दिया। इसका मतलब है कि प्री प्लान्ड, पूरी तरीके से सत्ता के हिसाब से प्लानिंग की गई, किस तरीके से आप वोट काट सकते हैं, किस तरीके बिल्कुल, से। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं गोयल जी। चाहे बिहार चुनाव हो और चाहे बंगाल चुनाव हो, उससे पहले हम हरियाणा चुनाव देख लें, हमें उसमें असर भी दिख रहा है। आपने 40 साल पत्रकारिता की है, हमको भी 30-35 साल हो गए पत्रकारिता करते। हमने कई चुनाव भी कवर किए, और हमने मतगणना स्थलों पे जाके अब मैं वो अंतर भी महसूस किया है, वो कि क्या 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 परिवर्तन आए हैं, क्या क्या चुनाव आयोग सुधार के नाम पे क्या क्या परिवर्तन किए हैं। अब सवाल ये उठता है मोहित जी कि नीयत तो वहीं से खराब हो जाती कि एक चुनाव आयोग जिसका एक डंका बजता था, कभी टीएन शेषन एक हुए थे, जिससे दहशत में पार्टियां आ जाती थी और गलत करने वाले लोग भी दहशत में आ जाते थे, वो चुनाव आयोग तो वो चुनाव आयोग था। अब शुरुआत तो वहीं से हो गई जब आपका मन साफ नहीं। आपने क्या किया कि चुनाव आयुक्त को चुनने के लिए 3 लोग जिम्मेदार होते थे, प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी सीजेआई। जब मुझे ये समझ में नहीं आता कि सीजेआई को उस पैनल से हटाने की जरूरत क्या पड़ गई। अब आप जो नया आपने संविधान संशोधन कर लिया, उसमें सीजेआई अलग हो गए। अब प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और एक प्रधानमंत्री के द्वारा नामित कोई सीनियर मिनिस्टर, यानी दो सरकार के हो गए, एक विपक्ष के हो गए। तो सरकार चाहेगी कि जैसा चुनाव आयोग बने और जैसा वो बनाएगी वैसे चुनाव आयोग काम करेगा। तो मंशा तो वहीं से साफ आ गई। अब रही बात नीचे आने की, वो एसआईआर कराएंगे, वो अपने हिसाब से वोट काटेंगे या जोड़ेंगे। पहले राहुल गांधी ने ये सवाल उठाया कि आपने वोट जोड़ लिए हैं, तो ये जब बात कल खुल गई तो अब वोट काटने का सिस्टम बना लिया। और पूरा उन्होंने, चूंकि उनको पता होता है कैसे क्या करना है। और सुप्रीम कोर्ट, अब जैसे योगेंद्र यादव ने इस चीज पे कहा है, जो कि एक सेफोलिसिस्ट हैं, जो चुनाव के विशेषज्ञ माने जाते हैं, उस पर चर्चा के विशेषज्ञ माने जाते हैं, 40 साल का उनका भी अनुभव। उन्होंने अपने वीडियो में सोशल मीडिया पे ये कहा है कि न्यायपालिका का एक हिस्सा भी अब झुक गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इतनी बात, बड़ी बात बोलना, इसको समझना चाहिए। वो सीधे सीधे आरोप है कि एक हिस्सा झुक गया है, यानी कि कुछ दाल में काला है और सब कुछ ठीक नहीं है। तो जब संवैधानिक संस्थाएं ऐसे गिरेंगी गोयल जी, तो क्या होगा आप सोचिए। देखिए राजेंद्र जी, जो हालात देश के चल रहे हैं उसमें एक पूरी तरीके से माहौल बना लिया गया है कि अब देश हिंदू राष्ट्र हो गया है। आप जितनी भी घटनाक्रम देखिए, चाहे वो महाराष्ट्र हो, पंजाब, आपका मध्य प्रदेश हो, बीजेपी शासित राज्यों में ये माहौल क्रिएट कर दिया गया है कि अब आप हिंदू राष्ट्र में रह रहे हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म के हो। आपको रहना है तो हिंदू जो कहेगा वही करना होगा। आपने महाराष्ट्र वाली घटना देखी होगी, उसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है कि एक कॉलोनी में किस तरीके से 50-60 लोग जो जय श्री राम के नारे लगा रहा है, उनके सबसे आगे एक लड़का, उसके हाथ में एक सुअर होता है। वो ये कह रहे हैं कि इस कॉलोनी के अंदर घुस कर वहां सुअर काटेंगे, अगर ये बकरा काटेंगे तो हम इनके घर के सामने सुअर काटेंगे। पुलिस वहां पर संघर्ष करती नजर आ रही, लेकिन ये देखिए इतनी बड़ी घटना हो रही थी और प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया कि जिससे कि पता चले कि देश में क्या सभी जगह पे कायदा कानून या प्रशासन नाम की कोई चीज है। वो बेधड़क होकर कॉलोनी में घुस रहे हैं, 50-60 लोग एकदम से एक आतंक का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। और ऐसे में मीडिया इसको लगता है दिखाएगा। मीडिया भरपूर दिखा रहे हैं। मीडिया अपनी टीआरपी के लिए इसको दिखाएगा, लेकिन आप सोचिए कि जो असली मुद्दे हैं वो छिप जाएंगे। बस बिजली यही की तो समस्या चाहती है है, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सरकार। समस्या नहीं रह जाएगी, समस्या सुअर और गाय हो जाएगा। जी जी, देखिए आप यही सोचिए चाहती हम है कहाँ सरकार। खड़े हैं। हाँ, सरकार यही चाहती है कि ऐसे मुद्दे खड़े कर दो जो आदमी के मौलिक सिद्धांत है, जो कि मौलिक आवश्यकता है, उसको लोग नजरअंदाज कर दे। पेट्रोल डीजल सीएनजी के रेट बढ़ा दिए, एलपीजी के रेट आदमी बढ़ा हाँ दिए, सोचे ही ना पाए, अब वो उधर नए सोचे। मुद्दे डाइवर्ट कर रहे हैं। अब नमाज हो गया, बकरीद हो गई, बकरा हो गया, सुअर हो गया, अब इस मुद्दे में जनता को उलझा दो। जो असली मुद्दे हैं, महंगाई है और देश के जो कायदा कानून है, जो संघीय ढांचा है, जो किसी को स्वतंत्रता और उसको न्याय दिलाने की बात होती है, अब आप देखिए किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का माहौल बदलता जा रहा है कि किस तरीके से सीबीआई सरकार के पक्ष में डिसीजन देते जा रहे हैं। आपको मालूम है कि अभी तो एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में पीएम केयर फंड को लेकर एक अर्जी लगाई गई। वहां पे सीधे सीधे सीबीआई ने साफ मना कर दिया, कह दिया कि तो पीएम केयर फंड के अलावा कोई भी सुनवाई नहीं की जाएगी। आपको क्या दिक्कत है? सीधे सीधे उन्होंने कहा जाइए आप हरियाणा में कपड़े बेचिए, ऊनी कपड़े बेचिए। तो इसका मतलब साफ साफ एक अडानी के मामले में उन्होंने एक दिया, कहने लगे कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, सब कुछ हाथ से निकल चुका है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। यानी कि सरकार के आगे पूरी तरीके से सरेंडर सुप्रीम कोर्ट नजर आ रहा है। ऐसे तो में कहाँ जाएगा अब आम आदमी गोयल जी, बताइए कि बताइए जब किसी को अ, उम्मीद, ये समझिए कि देश में हाँ। अगर किसी को न्याय व्यवस्था पर, लोग मानते थे कि न्यायाधीश एक भगवान के रूप में होता है,
उसको आम आदमी को ये चिंता रहती थी कहीं से न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन कोर्ट से न्याय मिल जाए। लेकिन आज कोर्ट में न्याय मांगने की कितनी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है, ये तो आपसे छिपी नहीं होगी। जिस अभी तक तरीके से बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी तक कम से कम न्यायालय पे आदमी को भरोसा था कि चलिए हमारी शासन प्रशासन नहीं सुनेगा, नेता नहीं सुनेगा, तो हम कोर्ट चले जाएंगे, कोर्ट में हमारी सुनवाई हो जाएगी, ये अभी तक मानता था। पहली बात तो वो मानता था चलिए मीडिया में आ जाएगा, लेकिन अब मीडिया पे भी भरोसा उठ गया कि मीडिया कंट्रोल हो गया, वो आपकी बात कहेगा नहीं, वो सरकार की सत्ता की बात कहेगा। आप देख ही रहे हैं 2014 के बाद से क्या हो रहा है। अब ये हालात हो गए हैं कि कितना बड़ा जरायम पेशा के लिए, कितना भी जघन्य अपराध कर लीजिए, अगर आपके पास राजनीतिक रसूख है, पैसा है, तो आपका कुछ नहीं होने वाला। सीधा सीधा आप नमूना देख सकते हैं राम रहीम का, मर्डर और बलात्कार का अपराधी है, वो सजा काट रहा है, 16वीं बार उसको पैरोल मिल गई है, 1 महीने के लिए वो फिर से बाहर आ गया। जेल में न जाने लाखों की संख्या में लोग आरोपी बंद हैं, लेकिन उनकी सुनवाई तक नहीं हो रही है, उनकी चार्जशीट फाइनल नहीं हो रही है। तो ऐसे में आदमी आरोप के चलते जेलों के अंदर मर खप जाएगा, लेकिन अरे सजा से ज्यादा तो वो वाला आरोप में जेल में जिंदगी काट लेता है। जितनी हाँ सजा होनी है बाद में पता चलता जी है निर्दोष है, उससे ज्यादा जेल में जी सजा काट लेता है। यहाँ सजा याफ्ता पैरोल 16वीं बार आ रहे हैं, आप बता रहे हैं। अब सोचिए, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि देश के मुख्य मुद्दों से ध्यान हटा के गाय सुअर बकरा इन पे बहस करते हैं, टीवी वाले भी बहस करते हैं, नेता भी वही बोलते हैं। अब सोचिए कितना बड़ा मतलब ये अपघात है उन स्टूडेंट के लिए जो 12वीं पास करके अब देश में आगे बढ़ के कैरियर बनाएंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, उनके उनकी कापियों में ही खोट निकल आई। पहली बार ऐसा किया गया कि अब वो स्कैन होगा, एक संस्था को काम दिया गया। अब सोचिए कि 17-18 लाख 17.68 लाख यानी 18 लाख के करीब छात्रों का भविष्य, मतलब उस पे कोई बिल्कुल मतलब ये देखना ही नहीं कि उसमें क्या हो रहा है, उसकी लीक प्रूफ होनी चाहिए और जो व्यवस्थाएं बनती हैं किसी एक छात्र के साथ भी खिलवाड़ ना हो। आप सोचिए कि 4 लाख लोगों ने अपनी कापियों के पुनर्मूल्यांकन के लिए फॉर्म भरा है, 12वीं के जी जी छात्रों ने। 11 लाख कापियां, यानी कि 18 लाख छात्रों में 11 लाख कापियां जांची जाएंगी, दोबारा से स्कैनिंग होंगी और उसमें कमियां निकल रही। वो कह रहे हैं हमने जो लिखा था वो हमारी कापी का नंबर ही नहीं दिया गया, हमको स्कैन ही नहीं किया गया। तो ये खामियां, ये गड़बड़ियां, और ये किसी छात्र का भविष्य खराब कर देंगी। तो बात सबसे इन पे बड़ी होनी चीज चाहिए है कि ये कैसे हो गया, जिम्मेदारों को दंडित करना चाहिए। इन राजेंद्र पे जी, बात सबसे नहीं बड़ी होगी। चीज है कि व्यवस्था पे जब कोई सवाल उठता है, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है और जो उनके समर्थक हैं, वो पूरी तरीके से इस बात को नकारते हैं। फिर जो सवाल उठता है, सवाल उठाने की कोशिश करता है, उसको सबसे पहले देशद्रोही बता दिया जाता है, पाकिस्तानी बना दिया जाता है। जिस तरीके से वेदांत के मामले में जिसने की फिजिक्स की कॉपी अपनी रीवैल्यूएशन के लिए दी थी, उसको एक बड़े पत्रकार ने, एक सरकारी चैनल के एक एंकर ने उसको तुरंत पाकिस्तानी घोषित कर दिया। यह बात जी, क्लियर है कि जब दबाव पड़ा तब उसने माफी मांगी, ये तो आप उनकी बताइए कितनी महानता में गिन लिया कितना जाएगा घिनौना कि और उन्होंने कितना माफी ऊंचा मांगी। काम है सर, कितना जी, ऊंचा काम है। सवाल मत कीजिए सरकार से। आप सरकार से सवाल करेंगे तो आप सबसे पहले आप देशद्रोही हो जाएंगे। ये एक मानसिकता पैदा कर दी गई पूरे देश में, ये एक मानसिकता कर दी कि सत्ता जो है जिसके पास है वही देश है। ये लोगों के दिमाग में भर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी मालिक है और सरकार देश है। जो इनके खिलाफ में नहीं, बात करेगा सरकार देश वो नहीं है, देशद्रोही हो जाएगा। प्रधानमंत्री खुद देश है। हाँ प्रधानमंत्री की आलोचना देश की आलोचना हो जाती है, वो कोई पॉलिटिकल जी, पर्सन नहीं है। ऐसा मन मस्तिष्क बना दिया गया है। देखिए आप इसमें सबसे बताइए बड़ी कि टीवी के भूमिका एक एंकर सरकारी चैनल हाँ पे, जो कि हमारी आपकी पैसे से चलता है, पब्लिक चलता है ब्रॉडकास्टर है, और उसका जी एंकर निजी रूप से ये कहेगा कि इसका पाकिस्तानी कनेक्शन है 16 साल के छात्र पे, बिना किसी जांच के, बिना किसी निष्कर्ष पे सीधे आरोप लगा दोगे एक नाबालिग छात्र पे। मतलब आप कितने गिर गए, कितनी चरण चोपन करेंगे, कोई सीमा नहीं। सोचिए आप। देखिए चरित्र के मामले में तो अब किसी भी संस्था के ऊपर नहीं कहा जा सकता। जब चौथा स्तंभ कहा जाता था मीडिया को, जी, वो पूरी तरीके से लमलेट है, वो बिल्कुल ध्वस्त हो गया। नतमस्तक है, उसका अपना सेल्फ हो चुका है, सब कुछ पैसा हो चुका है।
तो ऐसे में और दूसरी तरफ लोग न्याय को ये मानते थे न्यायालय भगवान का घर होता है, भगवान के बाद दूसरा व्यक्ति न्यायाधीश होता है। जब उसने अपने सारे हथियार डाल दिए हैं तो अब आप किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकते कि उसे आम आदमी को न्याय मिलने की कोई उम्मीद दिखती नहीं है। एक तो वो बहुत ही असहाय होता है, गरीब होता है, इन सब लोग को न्याय कौन दिलाएगा? जिसके जेब में दम है वो तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाके लड़ लेता है। एक गरीब आदमी जो कि रोजी रोटी करने के लिए परेशान है, वो बेचारा कितने दिन तक कोर्ट कचहरी करेगा? वो कंट्रोल्ड हो गया, वो कहेगा नहीं। अब एक उम्मीद बची थी न्यायपालिका से, तो वो भी अब आपके सामने है कि उसका एक हिस्सा दरक गया है, जैसे कि बुद्धिजीवी लोग हम आप उस चीज को महसूस कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी जनाब, बातों बातों में आज इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी अन्य मसले पे।